का आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में कल की डेट में एनटीए का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब आप जब नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब तैयारी यहाँ से और सीरियस हो जानी चाहिए। हालांकि हम शुरू से करेंगे, तैयारी सीरियसली करते रहिए। जो लोग नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि ये एक कम्प्लीटली फ्री बैच है जो कि चल रहा है नेट जेआरएफ कॉमर्स के लिए दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए 2024 के लिए। साथ में एक बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि हम लोग अभी जल्दी 1 शॉट वीडियोस लाने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है। तो जिससे आपका एक मेजर पोर्शन एक बार में ही एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, 1 यूनिट का। तो देखिए उसको जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हम बात किस पे करेंगे, तो जो हमारा लिक्विडेशन वाला टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ था कुछ वो, और बाकी अमालगमेशन पे आज पूरी बात होने वाली है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है, जो नए लोग हैं वो पढ़ सकते हैं। अब कंसिक्वेंसेज ऑफ लिक्विडेटिंग अ कंपनी, ये आपको समझा तो दिया था। जब पिछली वाली वीडियोस जिन्होंने देखी उनको पता होगा कि ये समझाया तो गया था, पर इसके नोट्स को मैं पिछली पीपीटी में डालना भूल गया था, इसलिए इसको यहाँ पे डाल दिया है। तो ये यहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। परचेज ऑफ बिजनेस या एक्विजिशन, मतलब जब हम बिजनेस को खरीदने की बात करेंगे या एक्वायर की बात करेंगे। एक्वायर करने का मतलब भी खरीदना होता है। अगर किसी चीज़ को आप पूरी तरीके से ले लें, एक्वायर कर लें, ये फ़ोन मेरा है और इसको मैं अगर कहूँ कि किसी ने एक्वायर कर लिया, इसका मतलब इसको खरीद ही लिया। तो परचेज और एक्विजिशन एक ही बात है यहाँ के इस कंसेप्ट में, अभी कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है। परचेज का मतलब जब कोई चीज़ आप खरीदें, किसी चीज़ को आप पूरी तरह से ले लें। परचेज कंसिडरेशन क्या है, जब भी आप कुछ खरीदेंगे उसके बदले में कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था तो आदमी गेहूं बदल करके चावल ले लेता था, ये बार्टर सिस्टम था। फिर जब मॉनेटरी सिस्टम आया तो आप पैसे के बदले में हर चीज़ हर का सामान खरीदते हैं। बिजनेस के केस में क्या है, परचेज कंसिडरेशन या तो कैश के फॉर्म में होगा, मतलब आप बिजनेस खरीद रहे हैं तो या तो उसके बदले में कैश देंगे, या हो सकता है आप शेयर्स दे दें, या हो सकता है कुछ असेट दे दें। इस तरह से किसी भी तरह से आप पेमेंट करेंगे। तो जो मोड ऑफ पेमेंट होता है उसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द परचेजर टू वेंडर, जो बेच रहा है उसको अमाउंट जो आप पे करते हैं, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। ये पूछ सकता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन गिवन इन द क्वेश्चन, बट इफ परचेज कंप्लीशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन वी हैव टू कंप्यूट द सेम, ठीक है। अगर वो नहीं दिया होता तो निकालना पड़ता है, वो बात की बात है, भी कैलकुलेशन में आगे समझेंगे। परचेज कंसिडरेशन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे, कि कितने में कोई चीज़ बेची जाएगी। तो देखिए, अगर मैं सोचता हूँ कि आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, मान के चलिए कि आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, हमें भी कुछ नहीं पता, किसी भी चीज़ को आप खरीदेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसके साथ फ़ायदे कितने आ रहे हैं और नुकसान कितने आ रहे हैं। फिर उन दोनों को एनालाइज करके जो नेट में आपको सही रेट लगेगा उस हिसाब से आप सामान खरीदेंगे। तो ऐसा ही करेंगे हम इसमें परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए। एक बिज़नेस में अगर 10 लाख की एसेट है, अगर 10 लाख की एसेट है, मतलब जब जैसे ही आप वो बिज़नेस खरीदेंगे ये 10 लाख की एसेट किसकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। मतलब मैंने अगर बिज़नेस खरीदा और उसमें 10 लाख की एसेट है तो 10 लाख की एसेट किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। और बदले में मुझे 4 लाख की लाइबिलिटीज़ मिली, लोन चुकाना है 4 लाख, तो ये 4 लाख की जो लाइबिलिटी है ये भी किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पे करना पड़ेगा। तो 10 लाख का मुझे एसेट्स को हिंदी में संपत्ति बोलते हैं, तो 10 लाख की मुझे संपत्ति तो मिल रही है, पर मुझे 4 लाख लाइबिलिटी भी तो पे करनी पड़ेगी, 4 लाख मुझे देना भी तो पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, हम नेट एसेट मेथड से निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन। मतलब एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए और जो अमाउंट बचा वही अमाउंट क्या होगा आपका, परचेज कंसिडरेशन। मतलब अगर मुझे ऐसा बिजनेस खरीदना है जिस बिजनेस के पास 10 लाख की असेट है और 4 लाख की लाइबिलिटी है, तो उस बिजनेस का रेट कितना हुआ, उसकी परचेज कंसिडरेशन मुझे कितनी देनी होगी, 6 लाख रुपए, ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़े, मतलब हो सकता है 6 लाख की जगह 8 लाख देना पड़े। तो याद करिए आपने पार्टनरशिप में एक बार गुडविल का कंसेप्ट पढ़ा था, वही गुडविल का कंसेप्ट यहाँ आता है। अभी हमारे काम का नहीं है, पर ध्यान रखिएगा कि नेट एसेट मेथड में भी कई बार हमें एसेट्स के ऊपर भी कुछ पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम 6 की जगह 8 दे रहे हैं तो ये जो एक्स्ट्रा 2 लाख दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, तो उसका आंसर है हम दे रहे हैं गुडविल के लिए। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। देखिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, अब आपके पास समय नहीं है, कोशिश करिए सिलेबस जल्दी जल्दी वाइंड अप करिए। ये केवल आपको एक बार पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे नोट डाल के लिखवा दिया है, कौन से आइटम्स को हम एसेट नहीं मानेंगे और किन आइटम्स को हम लाइबिलिटीज़ में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। एंट्रीज़ के लिए मैंने बार बार बताया है कि एंट्रीज़ हमको क्या करनी है। अब तक जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको याद भी हो गया होगा। एंट्रीज़ हमें केवल देख लेनी है कि अगर 4 एंट्रीज आ जाए तो हम उसमें पहचान सकें। इसमें समझने जैसे तो कुछ नहीं है, खाली हमको क्या करना है, देखना है। तो अगर परचेज प्राइस ड्यू करना है, मतलब हमें पैसा मिला नहीं, केवल पैसा मांगा गया है, ड्यू किया गया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेज टू वेंडर्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद कुछ एंट्रीज और हैं जो आपको देखनी है। अगर हम असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी एंट्री ये होगी। ये एंट्री एक बार देख लीजिएगा, ये एंट्री इतनी लंबी लग रही है पर ध्यान से देखिए तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेज, अगर खाली एक चीज़ खरीदते तो उसका रेट ये होता, ठीक है।
तो जो परचेज कंसिडरेशन आएगा वो यहाँ आएगा। अगर गुडविल होगा तो बस ये ध्यान रखना है गुडविल इधर आ जाएगा डेबिट में, ठीक। बाकी सारी चीज़ें सिंपल है, आप एक बार देख लीजिए इसको। अब देखिए मैंने जो आपको बात बता रहा था कि मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, द गुडविल एग्जिस्ट व्हेन परचेज कंसिडरेशन एक्सीड्स द नेट एसेट्स। अगर नेट एसेट की वैल्यू मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी की वैल्यू से ज़्यादा कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, गुडविल होगा। और कैपिटल रिजर्व कब होगा, जब परचेज कंसिडरेशन लोअर होगा नेट एसेट से। मतलब 6 लाख का बिजनेस है और कोई 5 ही लाख में बेच रहा है, मान लीजिए उसको जल्दी बेचना है, जो भी रीज़न है, तो जो 1 लाख का लॉस हुआ वो किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि आपने एक बार में, आपके लिए लॉस नहीं उनके लिए लॉस है, आपके लिए तो फ़ायदा ही आपको सस्ते में मिल गया, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व कब होगा, जब परचेज कंसिडरेशन से कम प्राइस पे करेंगे, नेट एसेट से कम प्राइस पे करेंगे, तो दैट इज कैपिटल रिजर्व। और गुडविल कब होगा, जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा होगा, ठीक है। 6 लाख वैल्यू है फर्म की, अगर 6 की जगह आपने 7 पे किया तो एक्स्ट्रा 1 लाख क्या हुआ, गुडविल। 6 लाख वैल्यू आई और आपने जो परचेज कंसिडरेशन दिया, आपने जो पेमेंट की वो कितनी की, 4 लाख 5 लाख, तो जो बीच का बच गया वो पैसा कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में क्यों जाएगा, क्योंकि कैपिटल में वो चीज़ जाती है ना जो कभी कभार हो, तो ये ऐसे याद रखना, कैपिटल में वो चीज़ें जाती हैं जो कभी कभार हो, रेवेन्यू में वो चीज़ें जाती हैं जो रिकरिंग होती हैं, बार बार होती हैं। तो कैपिटल रिजर्व में इसलिए जाएगा क्योंकि ये आपको बार बार ऐसा फायदा थोड़ी होगा कि आप बिजनेस खरीदोगे और आपको 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए उसको उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। जब आप पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री ये होगी, ये भी आप केवल देख लीजिए, हालांकि इसको तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं, एक बार बस पढ़ लीजिएगा। इफ़ परचेजिंग कंपनी मेक्स डिले इन पेमेंट, अगर आपने पेमेंट में डिले कर दी तब उसकी एंट्री क्या होगी, एक इंटरेस्ट और देना पड़ेगा, बाकी सब ठीक होगी। खाली एंट्रीज देखनी है आपको, किसी काम की नहीं, ठीक है। मतलब किसी काम की नहीं, मतलब समझने की दृष्टि से किसी काम की नहीं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएंगी। केवल ये देख करके आपको पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी एंट्री होगी, तो पहचानना है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं, बेसिक अकाउंटिंग आपने समझ रखी है। और अगर अब यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग समझने जाएंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये एंट्री कैसे बनी, तो उसके लिए समय अब आपके पास नहीं है, क्योंकि आप बीकॉम है, उसके बाद आपने एमकॉम किया होगा, तो ये मान के चला जाता है कि ये बेसिक नॉलेज आपके पास होगी, ठीक है। अब आइए उस टॉपिक में जिसकी टॉपिक की हम लोगों को बहुत देर से बात करनी थी, वो क्या है, एमालगमेशन ऑफ कंपनीज। एक्विजिशन ऑफ कंपनी तो मैंने बताया था कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी ओवरटेक कर ले रही है तो उसको एक्वायर करना कह देते हैं। अमालगमेशन क्या होता है, जब 2 कंपनियां एक साथ आएंगी, मान लीजिए एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ये दोनों साथ आएंगी और आपस में मिल जाएंगी, क्यों, ताकि एक नई कंपनी, एक बड़ी कंपनी बनाई जा सके, ठीक है। द अमालगमेशन ऑफ कंपनीज मीन्स टू फॉर्म वन कंपनी बाय मर्जिंग 2 और मोर कंपनीज। ए और बी को मिला करके या तो हमने सी बना दिया या तो ए बी लिमिटेड बना दिया, एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। इसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी ने दूसरे को एक्वायर किया हो, तो बिल्कुल हो सकता है, अगर ये ए और बी साथ आए हों या ए ने बी को खरीद लिया हो और ने ए बी बना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इन इंडिया अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग अमालगमेशंस आर डेल्ट विद इन, किसके अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ये याद रख लीजिए। ये कुछ ही चीज़ें होती है जो मैं कहता हूँ एकदम दिमाग में डाल लीजिए, तो ये एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि AS 14 इसके बारे में बात करता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन ऑफ एमालगमेशन में देखना क्या है, जैसे एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, दोनों मिलकर के क्या करेंगी, कंपनी ए बी को फॉर्म कर देंगी, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, कंपनी ए बी को फॉर्म कर देंगी। मतलब एक कंपनी है, उसको लग रहा है कि मेरे पास 40% ऑफ द मार्केट शेयर है, दूसरी कंपनी है उसके पास 30% है, और हम ही दोनों मेजर प्लेयर्स हैं, तो अगर हम दोनों मर्ज हो जाएं, दोनों मिल जाएं, अब 70% हमारे पास शेयर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो बाकी बचा 30% है, धीरे धीरे हम उसको भी एक्वायर कर लेंगे। जैसे अगर आप आज के समय में सोचिए कोका कोला और पेप्सी आपस में मिल जाएं, तो क्या जो कोल्ड ड्रिंक की मार्केट है या जो बेवरेजेस की मार्केट है, कोल्ड ड्रिंक्स की मार्केट, वहाँ क्या बचेगा आपके लिए, सारी ज़्यादातर कंज्यूमर्स उधर ही चले जाएंगे, क्योंकि या तो आदमी पेप्सी की ड्रिंक्स लेता है या कोल्ड ड्रिंक कोका कोला की ड्रिंक्स लेता है। अगर दोनों मर्ज हो गई तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। समझिए ऐसे जैसे जियो एयरटेल मर्ज हो जाए तो इसको बोलते हैं अमालगमेशन, ठीक है। यहाँ पे 2 कंपनियां मिलकर एक बड़ी कंपनियां बनाती हैं। कंपनी विद असेट्स एंड लायबिलिटीज, अब जाहिर सी बात है जब 2 कंपनियां मिल रही तो उनकी असेट्स और लायबिलिटीज भी आपस में मिल जाएंगी दोनों की। हाँ, ध्यान में क्या रखना है कि एमालगमेशन में होता क्या है, दोनों की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कोका कोला और पेप्सी आपस में मिले, जिस दिन मिलेंगे, अब मान लीजिए उन्होंने अपना नाम रख दिया कोका कोला और पेप्सी ने अपना नाम कुछ भी रख दिया, पेप्सी कोला रख दिया मान लीजिए नाम, तो उसी दिन से कोका कोला कंपनी खत्म हो गई और पेप्सी कंपनी खत्म हो गई। अब जो नई आइडेंटिटी है वो किसकी है, वो पेप्सी कोला की है, ठीक है। ये नई आइडेंटिटी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कोका कोला कोई अलग से ब्रांड रह जाएगा क्या, नहीं, कोका कोला कोई अलग से ब्रांड नहीं रहेगा, पेप्सी कोई अलग से ब्रांड नहीं रहेगा, दोनों मिलकर अब नया ब्रांड बन गया जिसका नाम है पेप्सी कोला, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कितने तरह के अमालगमेशन हो सकते हैं।
अमालगमेशन दो तरह के होते हैं, या तो इन नेचर ऑफ मर्जर होगा या तो इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। मर्जर कब होता है? देखिए मर्जर का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे एक बड़ी कंपनी है और उसने छोटी कंपनी को, उसके असेट्स को अपने साथ मिला लिया, उसको बोलते हैं मर्जर, ठीक। और परचेज के केस में क्या होगा, परचेज का मतलब खरीदना होता है। एक बड़ी कंपनी ने किसी छोटी कंपनी को खरीद लिया, दैट इज परचेज। मिलेंगी तो दोनों में कंपनियां और एक तीसरी कंपनी बन जाएगी, नई कंपनी बन जाएगी, वो तो ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि कोई किसी इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी, जैसे जियो अभी कोई बड़ी कंपनी है, मान लीजिए कोई छोटी सी टेलीकॉम की कंपनी हो, जैसे पहले यूनिनॉर थी ना, इस तरह की कोई कंपनी अभी बच गई हो, छोटी सी कंपनी, इसको जब जियो खरीदेगा तो इसको क्या बोलेंगे, परचेज करना, क्योंकि वो सारे असेट्स वगैरह सब कुछ अक्वायर कर लेगा, अपने में मिला लेगा, उसको खत्म कर देगा। लेकिन यही जब जियो और एयरटेल मिलेंगे, क्योंकि दोनों लगभग बराबर की कंपनियां हैं, एक कंपनी के लिए दूसरे को खरीद करके खत्म कर देना इज नॉट पॉसिबल। ना एयरटेल ऐसा कर सकता है ना जियो ऐसा कर सकता है। तब ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब समझना कैसे, थ्योरी वाइज कैसे पढ़ेंगे आप इसको। तो इन दिस टाइप ऑफ एमालगमेशन स्ट्रॉन्गर कंपनी क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी वीकर कंपनी को। दोनों के एसेट्स को कंबाइन करेंगे, दोनों की लाइबिलिटीज को कंबाइन करेंगे और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए काम करेंगे। दोनों अपने एसेट मिला लेंगे, लाइबिलिटी मिला लेंगे। द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ कंपनीज कैन कंटिन्यू टू होल्ड देयर शेयर्स। दोनों शेयर होल्डर की कंपनी क्या, दोनों कंपनी के शेयर होल्डर कौन है, मालिक हैं। तो दोनों कंपनी के मालिक चाहें तो अपना शेयर वैसे का वैसा रख सकते, खाली वो न्यू रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मालिक अभी चेंज नहीं हुए, शेयर होल्डर्स के पास से शेयर नहीं गया। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या होगा, स्ट्रॉन्गर कंपनी वीकर कंपनी को एक्वायर कर लेगी। स्ट्रॉन्गर कंपनी बिकम शेयर होल्डर्स इन द न्यू कंपनी। तो जो शेयर होल्डर्स पुरानी कंपनी के थे अब वो यहाँ कंटिन्यू नहीं होंगे। जो कंपनी खरीद रही, जो बड़ी कंपनी है, उसके ही शेयर होल्डर्स या वही कंपनी सबसे बड़ी शेयर होल्डर जाएगी जो नई कंपनी। मतलब ए प्लस बी अगर है, समझने के लिए, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, इसमें अगर ए बड़ी कंपनी है तो ये बी को परचेज कर लेगी और ए बी लिमिटेड में जितने भी शेयर हैं सारे किसके होंगे, कंपनी ए के होंगे, ठीक है। बी के पास अब कुछ नहीं बचेगा, बी के शेयर होल्डर्स के पास अब कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इन बोथ टाइप ऑफ एमालगमेशन लीगल एंटिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू कंपनी, ठीक है। नई कंपनी एक बन जाती है। आपको लग रहा होगा थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आता है बस, लेकिन उसको आपको थ्योरी आनी चाहिए। और अकाउंट्स का यूनिट ऐसा है कि जहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स में अभी कॉस्ट अकाउंटिंग है, इससे पहले क्या बोलते हैं आपका पार्टनरशिप था, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो चुका। तो ये सब अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। अगर इस पर आप बहुत ज़्यादा समय दोगे तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। परचेज कंसिडरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, पता नहीं ये फिर से क्यों आ गया, एक सेकेंड क्या हो रहा है। परचेज कंसिडरेशन हम लोग देख चुके हैं, मर्जर के केस में भी, अमालगमेशन के केस में भी परचेज कंसिडरेशन वही होगा। बस मेथड, नेट असेट मेथड हमने पढ़ा था, ये असेट माइनस लाइबिलिटीज नेट असेट मेथड है। अब नेट पेमेंट मेथड क्या है, देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए। नेट पेमेंट मेथड ये कहता है कि टोटल अमाउंट पेड टू द वेंडर कंपनी शेयर होल्डर इन कैश शेयर और डिबेंचर। इसमें हम कुछ नहीं देखते, असेट वेसेट कुछ नहीं देखते। मैंने अगर कंपनी को 10 लाख पे किया है खरीदने के लिए, तो 10 लाख क्या हो गई, उसकी परचेज कंसिडरेशन हो गई, चाहे वो जिस फॉर्म में किया हो, कैश में किया हो, शेयर में किया हो, असेट में किया हो, उससे मतलब नहीं। मतलब मान लीजिए इसमें हम क्या देखते हैं, केवल पेमेंट देखते हैं, ना असेट्स देखेंगे ना लाइबिलिटीज देखेंगे। आपको पता चला कि कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीदने के लिए 20 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो परचेज कंसिडरेशन क्या है, 20 लाख रुपए, दैट्स इट, ठीक। लमसम मेथड क्या कहता है, द ट्रांसफरी कंपनी पेज अ फिक्स्ड अमाउंट टू ट्रांसफर कंपनी, द अमाउंट इज डिसाइडेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या कोई असेट लाइबिलिटी नहीं निकालते हैं। कंपनी ए चाह रही है कि वो कंपनी बी को खरीद ले, ठीक है। तो ये दोनों लोग क्या करेंगे, एक टेबल पे बैठेंगे, एक कोई म्यूचुअल अमाउंट डिसाइड कर लेंगे अंदाजे से, लगभग एस्टीमेट। अब बैठ के सारे एसेट का निकालते वक्त मान लीजिए इन्होंने कहा कि मैं 50 लाख में अपना बिजनेस बेचूंगा, कंपनी ए को खरीदना है, कंपनी ने कहा कि मैं 40 में लूंगा, अंत में दोनों लोग डील लगभग 45 के आसपास क्लोज कर देंगे। तो यहाँ लमसम मेथड में डीलिंग होती है, रैदर देन कि हम पूरा असेट कैलकुलेट करें, पूरी लाइबिलिटी कैलकुलेट करें। दोनों ओनर्स आपस में बैठ करके, दोनों तरह की फर्म्स आपस में बैठ करके एक रेट तय कर लेते हैं, उसमें बिजनेस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड, ये दोनों मेथड आपने पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये वीडियोस जो है ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इसलिए नहीं करेगी क्योंकि पिछली वीडियोस में आप ये सब पढ़ चुके हैं, केवल आपको देखना है। तो एक बार ये देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जिसने नहीं देखी पिछली वीडियोस, आप पिछली वीडियो जाकर के देखेंगे तो इस तरह के मेथड्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, अब ये कौन सा टॉपिक है, टर्म रिकंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है,
कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना। देखिए दो तरह के रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जब एक कंपनी को बाहरी रूप से, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसको बहुत सारे लॉसेस वगैरह हो रहे, तो एक कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, बिक जाती है और पूरी तरह से नई कंपनी बनाई जाती है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है अभी कुछ बेचेंगे नहीं, हम लोग दुनिया में नहीं जाएंगे, अपने अंदर कंपनी के अंदर ही अंदर पॉलिसीज में कुछ चेंज कर लेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पढ़ने के लिए मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, मुझे लग रहा है कि मेरी कंपनी अच्छी है, 1.5 साल से लॉस हो रहा है, तो क्या किया जाए, तो मैंने क्या किया, मैनेजमेंट के कुछ लोगों को बदल दिया, अच्छे मैनेजर्स को हायर किया, अच्छे स्टाफ को हायर किया, जो माइंडसेट जिस माइंडसेट से बिजनेस कर रहे थे उसमें थोड़ा चेंज किया, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बढ़ाया, इस तरह से काम किया। इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब मैं कंपनी को लिक्विडेशन में भेज दूंगा कि जाए, पहले ये कंपनी डिसॉल्व हो जाए, फिर दोबारा से सब कुछ सही जीरो से शुरू किया जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सटर्नल कंपनी, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एक नई कंपनी बनेगी, एक नई कंपनी बनेगी, यानी कंपनी को पूरी तरह से लिक्विडेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, नई कंपनी बनाई जाएगी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन याद क्या रखना है, कौन सी लाइन पूछी जा सकती है, हमेशा देखिए टॉपिक पढ़िए तो उसमें ध्यान रखिए कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी पूछी जाएगी। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या न्यू कंपनी बनती है, यस। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या न्यू कंपनी बनती है, नहीं। ऑलरेडी जो मैनेजमेंट है, ऑलरेडी जो कंपनी पॉलिसीज है उसमें जो कुछ चेंजेस किया जाता है, शेयर होल्डिंग में चेंजेस किया जाता है और आपका शेयर कैपिटल में कुछ अल्टरेशन किया जाता है, बढ़ाएंगे घटाएंगे ये सब करेंगे, पर नई कंपनी नहीं बनेगी। सब कुछ होगा पर नई कंपनी नहीं बनेगी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में नई कंपनी जरूर बनेगी। बस यही दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकता है। ठीक है, अब वो बात आएगी होल्डिंग कंपनीज की, और एक सेकेंड देखो सब्सिडरी है कि नहीं, सब्सिडरी कंपनीज की। ठीक है, होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। देखिए इतना सारा लिखा है तो आप सोचेंगे कि सर इतना सारा पढ़ना है क्या, नहीं, ये सब नहीं पढ़ना है, खाली आपको यहाँ से मैं बताते रहा हूँ, खाली आपको होल्डिंग कंपनीज की मीनिंग पढ़ लेनी है, ये पढ़ लेना है, ये क्लॉज पढ़ लेना है कि 50% से ज़्यादा होना चाहिए, बाकी आपको फिर सब्सिडरी कंपनी समझना है। अब हम लोग इतना पढ़ेंगे क्या, अभी नहीं, अभी हम लोग बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। होल्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना। तो दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है सब्सिडरी कंपनी, एक होती है होल्डिंग कंपनी। जिस, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, जिस कंपनी ने, मतलब जो बड़ी कंपनी है, अगर एक कोई बड़ी कंपनी है उसने छोटी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं तो वो कौन सी कंपनी हो गई, होल्डिंग कंपनी। क्यों, क्योंकि उसने शेयर्स को क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, जिसके पीछे कोई बड़ी कंपनी हो। सब्सिडरी का मतलब होता है छोटा या एडिशनल, तो जिसके पीछे कोई बड़ी कंपनी हो वो कौन सी हो गई, सब्सिडरी कंपनी। और होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जिसकी कई सारी छोटी छोटी कंपनियां हों। ठीक है, जैसे एक होल्डिंग कंपनी है, इसकी 3-4 सब्सिडरी कंपनी हो सकती हैं। और सब्सिडरी कंपनी के पीछे क्या होगा, ऐसा समझ लीजिए कि सब्सिडरी कंपनी छोटा भाई है, होल्डिंग कंपनी बड़ा भाई है। तो सब्सिडरी कंपनी के पीछे कौन है, उसका बड़ा भाई, होल्डिंग कंपनी खड़ी, जिसके पास सारे फंड्स हैं, जिसने शेयर्स ले रखा है, जो इन केस ऑफ नीड आपकी हेल्प करेगा। और होल्डिंग कंपनी के पास क्या है, छोटे छोटे सब्सिडरी कंपनी है, छोटी छोटी और कंपनियां हैं अपने साथ के लिए। तो जो छोटी कंपनीज हैं, अगले स्टेज की कंपनीज हैं, उनको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। और होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जिनके पास सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हैं, मालिकाना हक जिनके पास है, वो होल्डिंग कंपनीज हैं। अब देखिए, ठीक है, द होल और मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी जिसके पास है वो होगा होल्डिंग कंपनी। ठीक है, और यहीं अगर हम सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन देखें, अभी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ा जाएगा। तो सब्सिडरी कंपनी इज ऑफ अनदर कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। ये किसकी सब्सिडरी होती है, किसी होल्डिंग कंपनी की। अगर इसमें कोई ना कोई कंपनी बहुत सारी शेयर होल्ड करेगी और होल्डिंग कंपनी ने किसी कंपनी में किया होगा। ठीक, होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी है, वो कंपनी जो किसी छोटी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करती है। और सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी है, वो कंपनी जिसके शेयर्स किसी बड़ी कंपनी के पास पड़े हुए हैं। आसान भाषा में आपको ऐसे समझना है। ठीक है, अब आ जाइए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। होल्डिंग कंपनी का एडवांटेजेस क्या होते हैं, सेपरेट कंपनी के अपने क्या बोलते हैं, अपना आइडेंटिटी होता है, तो धीरे धीरे ग्रोथ आसान हो जाती है। जैसे टाटा सन्स बड़ी कंपनी है, लेकिन टाटा सन्स के अंदर टाटा मोटर्स भी है, आपका टाटा जो सॉल्ट बनाती है, टाटा फूड प्रोडक्ट्स भी है, इस तरह की अलग अलग कंपनियां हैं। तो हर सब्सिडरी कंपनी अपना अलग अपना इंप्रेशन बनाती है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, द पब्लिक मे नॉट बी अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन अमंग द वेरियस कंपनीज। होता है, बहुत बार होता है, जैसे आपको, जैसे पीटर इंग्लैंड सबको लगता है कि विदेशी कंपनी है, पर एक्चुअल में उसमें आदित्य बिरला ग्रुप की होल्डिंग है। तो इस तरह का क्या होता है, इस तरह से कई बार जनता को पता भी नहीं होता है कि किसी की होल्डिंग है,
तो वो गुडविल बनाने में ईजी होती है, मतलब नई तरह की गुडविल बनती है। तो इसको भी आदमी ब्रांड समझता है, इसको भी ब्रांड समझता है। लेकिन आप जब बाद में लोगे तो आपको पता चले, आप चाहे पीटर इंग्लैंड का कपड़ा लो, चाहे वैन ह्यूसन का लो, अल्टीमेटली है किसकी, ये दोनों ब्रांड आदित्य बिरला के। ठीक है। होल्डिंग कंपनी नीड नॉट टू इन्वेस्ट एंटायर अमाउंट इन शेयर कैपिटल, सारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं, कुछ पैसा लगाते हैं 50% के आसपास, ताकि उनके पास कंट्रोल रहे। इट वुड बी पॉसिबल टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, हाँ अगर एक फर्म में लॉस हो रहा है तो आपको क्या है, अपने लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इनकम टैक्स पर में दिखा सकते हो ना कि यहाँ तो प्रॉफिट हुआ पर हमको यहाँ लॉस हुआ, उसको कवर करना है, तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और हर सब्सिडी कंपनी अपना अलग अकाउंट्स बनाती है, तो उस झंझट से भी आज़ाद होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस हैं, भाई एक छोटी कंपनी वो अपना अलग अकाउंट्स बना दी तो हो सकता है वहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन वगैरह कर ले। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस कई बार फेयर नहीं होते। जब टाटा, मान लीजिए टाटा स्टील को, टाटा मोटर्स को अगर स्टील बेचनी है, टाटा मोटर्स गाड़ी बनाती है, टाटा स्टील बनाती है, अब मान लीजिए टाटा मोटर्स को टाटा स्टील से स्टील लेना है, तो बहुत कई बार अनफेयर प्राइसेस पे जाता है, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी है तो बहुत ज़्यादा मोल भाव नहीं होता। ठीक है। द अकाउंट ऑफ वेरियस कंपनीज में बी मेड अपॉन डिफरेंट डेट्स, तो प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए बिजनेसेस ऐसा करते हैं कि अलग अलग डेट पे बताएंगे, फिर किसी में लॉस दिखा कर कवर कर लेंगे। शेयर होल्डर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी मे नॉट बी अवेयर ऑफ ट्रू, हाँ अब क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो होल्डिंग कंपनी में है, इनका पैसा कहाँ लगा हुआ है, सब्सिडरी कंपनी में। ये रिपोर्ट किसकी देख रहे हैं, होल्डिंग कंपनी की, और सब्सिडरी कंपनी की वो रिपोर्ट देख रहे हैं जो होल्डिंग कंपनी के पास भेजी जा रही है, होल्डिंग कंपनी खुद से नहीं बना रही। तो कई बार ये हो सकता है कि शेयर होल्डर को ये पता ही ना हो कि होल्डिंग कंपनी में असल में क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब सब्सिडरी कंपनी में असल में क्या चल रहा है। ठीक है। द सब्सिडरी कंपनी में भी फोर्स टू अपॉइंट पर्सन ऑफ, हाँ और दूसरी बात, होल्डिंग कंपनी का बड़ा मालिकाना हक है सब्सिडरी कंपनी का। हर कंपनी अपना काम अलग करती है, तो वैसे तो सब्सिडरी कंपनी अपना सारा काम अलग से कर रही है, पर क्योंकि होल्डिंग कंपनी एक बड़ी कंपनी उसके पीछे बैठी है, टाटा सन्स टाटा मोटर्स के पीछे बैठी है, तो टाटा मोटर्स को बताएगी कि तुम इसको चेयरमैन अपॉइंट करो, इसको तुम मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो हो सकता है ऐसे बीच बीच में वो इंटरफेयर करे। ठीक है। पर्पस ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या है, एक सेकेंड, ये कहाँ गया मार्कर, टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए मजा आएगा, क्योंकि बड़ी कंपनी आपके पीछे है, एक होल्डिंग कंपनी साथ में है, तो कंपटीशन में से आप इजी निकल सकते हैं। टू एंजॉय लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपके पास सब्सिडरी कंपनीज भी हैं तो आप एक साथ पता लगा 6 सब्सिडरी कंपनी, तो आप 6 जगह पे प्रोड्यूस कर रहे हो। और स्मूथ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक बड़ी कंपनी होल्डिंग कंपनी रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, सब्सिडरी कंपनी उसके आगे का प्रोडक्शन कर रही है, तो रॉ मटेरियल्स आसानी से जा सकता है। प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स खाली देख लीजिएगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। स्टेप्स देख लीजिए, पहले एसेट्स को ऐड करेंगे, फिर लाइबिलिटीज़ को ऐड करेंगे, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, अरे ये क्या पूछा जाएगा सर, नहीं, स्टेप्स देखने हैं। तो ऐसा नहीं, देखिए ऐसे नहीं पूछेगा आपको कि स्टेप नंबर 5 क्या है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का। ये हो सकता है कि इसमें ये सारे दे दे और पूछे कि इसमें से कौन से स्टेप नहीं है या कौन से स्टेप है, तो इसलिए एक बार देख लीजिए, बाकी इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम। होली ओन्ड सब्सिडरी, पार्टली ओन्ड सब्सिडरी और दोनों तरह की सब्सिडरी होती हैं। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब क्या है, जब मेजर शेयर किसके पास हैं, व्हेन ऑल शेयर्स ऑफ सब्सिडरी हो कंपनी किसके पास हैं, होल्डिंग कंपनी के पास, तो उसको बोलते हैं होली ओल्ड। होल्डिंग का मतलब पूरा, तो पूरी ओन्ड है मतलब पूरे शेयर्स उसके पास हैं। पार्टली ओन्ड मतलब होल्डिंग कंपनी के पास 50%, 51% कुछ इतने शेयर है, पूरे शेयर्स नहीं, तो वो पार्टली ओन्ड है। ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हेडिंग यहाँ क्यों लिखी, केवल इसके लिए, AS 21 में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। कंसोलिडेशन क्या कहता है कि हम जो स्टेटमेंट आप बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं याद रखना है, केवल क्या ऐड कर देना है उसके आगे एक वर्ड लिख देना है कंसोलिडेटेड। क्या लिख देना है, कंसोलिडेटेड। मतलब एक कंपनी ए होल्डिंग कंपनी है और कंपनी बी सब्सिडरी कंपनी है, ये अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, ये अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, ये अपना P&L बनाएंगे, ये अपना P&L बनाएंगे, ये अपना कैश फ्लो बनाएंगे, ये अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ईयर एंड पे क्या होगा, ये दोनों एक कंबाइंड भी बनाएंगे, जिसको बोला जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोनों लोग एक साथ ही नहीं बनाएंगे, अपना अपना बनाएंगे प्लस एक कंसोलिडेटेड भी बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थोड़ा लेक्चर को फास्ट इसलिए रखा है क्योंकि अब आपको थोड़ा पेसअप करना पड़ेगा, आपका जो तैयारी का समय है वो लगभग क्लोज आ गया है, 1 से 1.5 महीने में पेपर है, तो बहुत सीरियसली पेपर की तैयारी कीजिए। इधर उधर की जब अफवाह हो रही थी कि ना एग्ज़ाम बहुत लेट होगा, तब भी आप मेरी पुरानी वीडियो देख के जाइए, तो मैंने बोला था कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। अफवाहों में विश्वास मत कीजिए, तैयारी कीजिए। लेकिन होता है, ये एक नेचर होता है, जब तक फॉर्म नहीं आता तो थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं आती पढ़ाई को लेकर के, वो सबके साथ होता है। लेकिन अब तो क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई है, डेट आ गई है, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई इफ़ एंड बट बचा होना चाहिए आपके पास।
इसके बाद से नेक्स्ट अटेम्प्ट से आपको पता है कि संभावना है, हो सकता है नेगेटिव मार्किंग लग जाए, हो सकता है अटेम्प्ट्स लिमिटेड हो जाएं, तो कोशिश करिए अपना 100% दीजिए कि इसी अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको आगे बार बार देने की या नेगेटिव मार्किंग वाले झंझट से ना जूझना पड़े। इसलिए अपना 100% दीजिए। कोई कन्फ्यूजन होता है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आके कमेंट्स, उसमें कमेंट का ऑप्शन आता है हर पोस्ट के नीचे, वहाँ कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो पीपीटी है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये पीपीटी चाहिए, इस पीपीटी से नोट्स बनाने, तो ये पीपीटी भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल पे, तो आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।